हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गौतम फिजिक्स क्लासेस। आज हम वेक्टर के कंटिन्यू लेक्चर सीरीज में आए हैं। हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया था। आज हम उसके न्यूमेरिकल्स और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। ये स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और फ्यूचरिस्टिक भी हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन यहीं से समझेगा। तो ध्यान से देखें, ये लगता भले स्कूल जैसा टॉपिक है लेकिन बहुत जरूरी है आपके बेस के लिए, सबसे जरूरी शायद। चलिए देखते हैं, सवाल लिख रखा है मैंने। क्वेश्चन है, ट्रायंगल लॉ पे बेस्ड है। एन ओल्ड मैन वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस 10 मीटर ईस्ट। सबसे पहले तो मैं डायरेक्शन वेक्टर बना दूं, डायरेक्शंस बना दूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। 10 मीटर ईस्ट, ठीक है, यहां तक, यानी अपने घर से चला वो 10 मीटर ईस्ट मान लीजिए, यहां तक अपने घर से चला, यहां उसका ओरिजिन होगा, घर होगा, और यहां से 10 मीटर ईस्ट। ही अगेन वॉक्स फॉर 10 मीटर हो गया, यहां तक चल गया। ही अगेन वॉक्स फॉर 10 मीटर विथ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल। तो बेटा जी कुछ जगह लिखा होगा 60 डिग्री टू हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, या कहीं लिखा हुआ होगा 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इस चीज पे भी हम थोड़ा काम करेंगे आज, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, यानी हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री, या ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे चली जाएगी और इससे 60 डिग्री बना दीजिए, और वो नॉर्थ ऑफ ईस्ट जा रहा है, उसने कहा है, यानी ये हो गया 60 डिग्री। क्लियर है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डायग्राम बनाना, ठीक है। एंड सिट्स ऑन अ बेंच, यहां पे वो बैठ गया है, ये भी 10 मीटर चला है, और सिट्स ऑन अ बेंच। His grandson after seeing him, यानी उसका पोता उसे देख के run towards him, यानी his grandson after seeing him run towards him। तो उसका पोता, उसका ग्रैंडसन यहीं से दौड़ा होगा, घर से दौड़ा होगा और उसकी तरफ दौड़ा होगा। और बेटा जी ये नई जनरेशन है तो इतना घूमने की जगह वो डायरेक्ट चला गया होगा। तो runs towards him, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज ग्रैंडसन, और यही उसका रिजल्टेंट होगा, यही फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिज ग्रैंडसन एंड इन व्हाट डायरेक्शन। तो बेटा जी डायरेक्शन, और डायरेक्शन को हम डिनोट करते हैं अल्फा से, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम, पहले हमको अगर रिजल्टेंट की वैल्यू याद है तो इसको मैं अगर वेक्टर ए बोल दूं और इसको मैं वेक्टर बी बोल दूं, तो बेटा जी रिजल्टेंट की वैल्यू होती है वेक्टर समेशन ऑफ ए प्लस वेक्टर समेशन ऑफ बी, ठीक है। ये आपको मैं वीडियो में लिंक भी डाल दूंगा जिनको ट्रायंगल लॉ के पिछले सीरीज देखना है, वेक्टर समेशन ए प्लस वेक्टर समेशन ऑफ बी। यहां अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आता है, रूट अंडर मैग्नीट्यूड में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बिल्कुल सही। और इसी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इसका डायरेक्शन, ये लास्ट क्लास में सब पढ़ा रखा है, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा, ठीक है। यही होता है वेक्टर का रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट डायरेक्शन, ये इसका डिस्टेंस बता देगा उसके पोते का, ग्रैंडसन का, और ये बता देगा किस डायरेक्शन में अल्फा एंगल को डिनोट कर देगा। एक बात बता, अब मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं, यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडसन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडसन, डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडसन। तो बेटा जी एक्चुअली ग्रैंडसन कहां से चला है, ओरिजिन से चला है, तो वो डिस्टेंस कवर्ड का क्यों किस डायरेक्शन में कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट में। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, हमेशा याद रखिएगा, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट से ही सारी फिजिक्स शुरू होती है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन, सब डिस्प्लेसमेंट का बेस है, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय ग्रैंडसन, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, निकालते हैं r इक्वल टू a स्क्वायर 10 स्क्वायर, बहुत बढ़िया, b वेक्टर b 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा कौन सा? कुछ लोगों को लगता है ये होना चाहिए क्योंकि यही इनके बीच में है और 120 डिग्री। बेटा जी यही एंगल ऑफ वेक्टर निकालना मैंने आपको पिछली क्लास में भी समझा रहा था। एंगल ऑफ वेक्टर हमेशा दो एग्जिटिंग वेक्टर्स का, अगर तुम इसको ऐसा बढ़ा दोगे तो ऐसा चला जाएगा, के बीच का
छोटा एंगल होता है। एंगल ऑफ वेक्टर्स, दो एग्जिटिंग वेक्टर्स के बीच का छोटा एंगल होता है। यहां भी वेक्टर एंगल के बीच में, वैसे एग्जिटिंग, ये एग्जिटिंग नहीं है, ये एग्जिटिंग नहीं है, लेकिन फिर भी यहां लोगों को लगता है 120 है, बट जी इनमें जो छोटा लगे 60, यही होगा एंगल ऑफ वेक्टर। एंगल ऑफ वेक्टर इज अ स्मॉलर एंगल। बिल्कुल, कुछ आपको अगर नहीं समझे तो आप हमेशा दो वेक्टर्स को एग्जिट लीजिए और बेटा जी उसका स्मॉलर एंगल डिफाइन कर लीजिए, यही होता है एंगल ऑफ वेक्टर। और एंगल ऑफ वेक्टर हो गया cos 60। बहुत बढ़िया। आर हो गया रूट अंडर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 100 प्लस 100 कर ही देता हूं उसको, 100 प्लस 100 प्लस 2 इंटू 10 तो 100 हो गया, 100 तो यानी 200। और cos 60 बेटा जी आपको भी पता है cos 60 होता है 1/2, यही होता है। तो बेटा जी ये हो गया cos 60 1/2, तो ये हो गया 100, तो रूट 300, तो रिजल्टेंट इक्वल टू हो गया रूट 300। अगर तो इसको करेगा तो 10√3 मीटर, यानी बेटा जी उसका ग्रैंडसन मात्र 10√3 मीटर चलेगा, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट मात्र 10√3 होगा। 100 और 10√3 होगा। सोचो वो उसके दादाजी 20 मीटर चले थे, यही डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। देखो उसके दादाजी 20 मीटर चले थे और वो सिर्फ 10√3 मीटर चला और वो अपने दादाजी के पास पहुंच गया। बेटा जी ये हो गया उसका मैग्नीट्यूड। अब इशू आता है कि वो किस डायरेक्शन में गया। तो सबसे पहले हम tan अल्फा निकाल लेते हैं। tan अल्फा किसी एक को b मान रखा है, b बोल लेते हैं, यानी हो गया बेटा जी 10 sin 60 अपॉन 10 प्लस 10 cos 60। ये कहां से आ रहा है ये आपको समझता है। cos 60 एंगल ऑफ द थीटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है। sin 60 होता है √3/2। मैं इसको थोड़ा सा हटा के यहां पे रख देता हूं, ये फार्मूला हटा लेता हूं। चलो cos 60 होता है tan अल्फा, cos 60 होता है तो √3/2 डाल दे अपॉन 10 प्लस 10 cos 60 sin 60 होता है √3/2 और cos 60 होता है 1/2, हटा दे 5, ये भी 5। तो बेटा जी हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू 5√3 अपॉन 15, तो ये हो गया 3 और ये √3/3 यानी 1/√3 और 1/√3 होता है 30 डिग्री। तो बेटा जी अल्फा इज इक्वल टू हो गया 30 डिग्री। 1 मिनट, 30 डिग्री किस से? ओरिजिन से, लेकिन किस तरफ? किस तरफ जरा सोच ध्यान से। 30 डिग्री अल्फा यहां पे इजीली समझ गया होगा, 1/√3 से गया। बट जी 30 डिग्री किस तरफ? ये ना तूने तो बोल दिया आंसर में 30 डिग्री, यहां तक भी तुम्हारा आंसर सही है, 100% सही है, 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स सही है। लेकिन मैं पूछूं यानी डिस्टेंस कवर्ड बाय द हिज इज 10√3 मीटर एंड इन द डायरेक्शन 30 डिग्री फ्रॉम कहां से कहां, किधर से किधर? यही सीखो ध्यान से। ये किधर गया? अगर तुम इसको यहां रिप्रेजेंट करो तो ये ऐसा गया ना, तो क्या होगा बेटा जी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट यानी ईस्ट के साथ एंगल बना, ये लाइन ईस्ट हो जाती, ईस्ट के साथ एंगल बना और 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट हो गया। बिल्कुल सही समझा होगा, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। चलो थोड़े एग्जांपल्स करते हैं इसको। अच्छा मैं फाइनल आंसर पहले लिख देता हूं, फिर थोड़े एग्जांपल और करेंगे। नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट समझने के लिए थोड़े एग्जांपल्स करेंगे इसके लिए। चलो पहले मैं आंसर लिख देता हूं, यानी बेटा जी हिज ग्रैंडसन हैज वर्कड फॉर 10√3 मीटर at an angle of 30 degree north of east या at an angle of 30 degree north of east या at 30 degree north of east और यहां पे वो अपने दादाजी से मिल लेगा, ठीक है, ग्रैंडफादर से। ये हो गया इसका एडिशन के सवाल। ऐसे ही सवाल आप करिए, प्रैक्टिस जरूरी है, थोड़े 2-3 और करें। खास कर अगर आप 11th में हैं तो थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप 12th में हैं और तब ये वीडियो देख रहे हैं तो इसको समझिए और इस तरह के सवाल आपको 12th में जब मिले तो वेक्टर्स को समझिए। खास कर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो वेक्टर्स का ही समझो कि सेकंड पार्ट है, ऐसा समझ लो इसको। चलो अब मैं ये 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट और ईस्ट ऑफ साउथ वाला ना, ये थोड़ा आपको क्लियर करता हूँ। ये जरूरी है क्लियर करना, 11th के बच्चों को खासकर जरूरी है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मानो मैंने लिख दिया
40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, कोई मुझे बता सकता है? ये क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलो, कोई मुझे बता सकता है कितना होगा? आप ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, तो मैं रब कर लेता हूं। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, बता कितना होगा? आप लोग सोच लीजिए, मैं क्वेश्चन यहां लिख लूंगा। 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। सबसे पहले मैं यहां क्वाड्रेंट बना देता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आजा 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अब देख, ईस्ट ऑफ साउथ यानी साउथ से ईस्ट जाना है, तो मैं यानी इसके बीच में तो लाइन होगी, ये तो श्योर है। अब बता 40 डिग्री किधर बनाऊं? ये 40 डिग्री का एंगल किधर बनाऊं? ईस्ट ऑफ साउथ यहां बनाऊं या यहां बनाऊं? नहीं समझा? तो सोचते हैं। ईस्ट ऑफ साउथ यानी अगर मैं हिंदी में बोलूं तो साउथ का ईस्ट, बिल्कुल सही। ठीक है, साउथ का ईस्ट, तो बेटा जी ये होगा 40, यानी जिसका भी नाम है वही होगा इस तरफ, यानी 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। बिल्कुल सही समझा है। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, मान लो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ वेस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। आजा देख लेते हैं। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जी यानी नॉर्थ ईस्ट के बीच में होगा, ये तो पक्की बात है। ईस्ट और नॉर्थ है। अब ईस्ट ऑफ नॉर्थ है यानी नॉर्थ ही पेरेंट है यहां पे, तो ये पेरेंट है, तो यानी 30 डिग्री होगा। बिल्कुल ऐसा ही। एक और क्वेश्चन देखते हैं। 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, थोड़ा क्वाड्रेंट अलग बना लेता हूं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। वेस्ट ऑफ साउथ, अब जरा देख, वेस्ट ऑफ साउथ तो यानी साउथ वेस्ट में होगा, ये तो पक्की बात है। ठीक है, वेस्ट साउथ में होगा, साउथ वेस्ट में नहीं, वेस्ट साउथ में होगा। और वेस्ट ऑफ साउथ तो वेस्ट ऑफ साउथ यानी ये होगा 45 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बिल्कुल सही, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए इस पे, ये बहुत काम आता है, बच्चों को बहुत दिक्कत होती है इससे, तो इसलिए मैंने इसको क्लियर किया। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बेटा जी ये बिल्कुल ट्रायंगल लॉ के लिए ही है, लेकिन ना स्कूल वाले इसको बहुत पूछना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट वो आपसे पूछ लेते हैं, और वो है क्या वो देखते हैं, और देखते हैं ये कैसे ट्रायंगल लॉ की तरह ही है। जब दो वेक्टर्स एक ही ओरिजिन से ओरिजिनेट होते हैं, मतलब अगर टू वेक्टर्स फ्रॉम सेम ओरिजिन, इसके लिए शर्त है फ्रॉम सेम ओरिजिन, यानी उन्हें सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट होना चाहिए। टू वेक्टर्स फ्रॉम सेम ओरिजिनेशन है। देखिए जरा इसको, समझते हैं इसको और अच्छे से। मान लो ये एक मास है, कोई भी mkg का, और यहाँ से तुमने रस्सी से खींचना शुरू किया, और एक बंदा यहाँ एक रस्सी से खींच रहा है, और इसने किसी F फोर्स से खींचा, F1 फोर्स से खींचा, और इसने यहाँ F2 फोर्स से खींचा। तो बता सकते हो ये मास किस तरफ जाएगा? 90% चांस है कि मास सेंटर की तरफ से जाएगा, या जिसने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया होगा। अब हाँ, तुम एक तरफ से बिल्कुल फोर्स ना लगाओ, अगर मान लो ये M पे तुम बिल्कुल फोर्स ना लगाओ एक बंदा, तो फिर तो वो उसकी साइड ही टिल्ट होकर निकल जाएगा। लेकिन अगर तुम दोनों फोर्स लगा रहे होगे, तुम दोनों सही से अपना फोर्स लगा रहे हो, और एक ही एज के होगे, एक ही एज ग्रुप में, तो ये दोनों फोर्सेस इसको किधर ले जाएंगे? ना F1 की साइड ना F2 की साइड, शायद बीच में किसी पाथ को ये फॉलो कराएंगे। और बेटा जी यही होगा इसका रिजल्टेंट, और ये निकलेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, वो देखते हैं। यानी बेटा जी यहाँ होना चाहिए फ्रॉम सेम ओरिजिन, और ये ओरिजिन है इनका, और ये मान लो एंगल है इसका थीटा।
ठीक है, पूरा एंगल। कुछ नहीं करना, इनका नाम दे देता हूँ। मान लो F1 फोर्स को मैं बोल देता हूँ A, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, और इसे मैं वेक्टर A बोल देता हूँ और वेक्टर B बोल देता हूँ। वही जिसको F1 बोला था उसको वेक्टर A बोल दिया और F2 को वेक्टर B बोल दिया, कहीं फर्क नहीं, F1 F2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, आपको इसके पैरेलल मतलब OB के पैरेलल A से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि पैरेलल टू OB हो। ठीक है, पैरेलल टू OB हो। कोशिश कीजिएगा इसको फैंटे बनाने के लिए, यानी ये OB से पैरेलल आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इसको मैं C बोल देता हूँ। और एग्जैक्टली यहाँ पे BC से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है OA के, BC से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है OA के, जो कि इसका और ये पैरेलल हो एक दूसरे से। ये बिल्कुल एक पैरेललोग्राम की तरह दिख रहा है और ये इसका डायगोनल बाइसेक्टर की तरह आपको दिख रहा है, ये जो डायगोनल की तरह। और यही OC रिजल्टेंट है। अब यही OC रिजल्टेंट है और यही एंगल ऑफ रिजल्टेंट है tan अल्फा। आपको ये सब समझता है जिसको हमने tan अल्फा बोला हुआ है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बेटा जी ये निकलेगा कैसे वो सोचते हैं, ये सिर्फ देखने में टफ है। आपको यानी बताना है कि टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम ओरिजिन आर यूज्ड टू डिटरमाइंड बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, एक डायग्राम बनाना है और इसे कोई एक ट्रायंगल इसमें से कंसिडर कर ले। जरा OAC मान लो मैंने कंसिडर कर लिया, ट्रायंगल OAC। ठीक है, अगर OAC आपने कंसिडर किया तो जरा अब मैं इसको ड्रॉ करता हूं। O से ये हुआ A, O से A से C और यह है OC। आपको यही साइड निकालनी है। OA को तुमने बोला हुआ है A और AC को तुमने बोला हुआ है B, क्योंकि तुमने बोला पैरेलल है तो ये B ही हो जाएगा, B। अब बता तू ही रिजल्टेंट कैसे निकलेगा, जैसे सिंपल तुम ट्रायंगल लॉ से निकालते थे। ठीक है, अब यहाँ एंगल ऑफ वेक्टर कहाँ होगा ये ध्यान से देखो, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये लाइन इसके पैरेलल है और यहाँ से ये एंगल इसके साथ बनाया है, तो यहाँ पे ये एंगल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एंगल ऑफ वेक्टर और ये हो जाएगा एंगल ऑफ वेक्टर थीटा। ठीक है, थीटा। वैसे ये बड़ा है, इससे छोटा वाला लाइन OA इस तरफ है और OB AC इस तरफ है। ठीक है, AC इस तरफ है तो ये एग्जिट में जाएगा और यहाँ पे स्मॉलर एंगल हो जाएगा एंगल ऑफ वेक्टर इसका। वैसे लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बताया कि एंगल ऑफ वेक्टर इस तरह से हो जाएगा, R इक्वल टू A वेक्टर A प्लस B। अब R का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, R का मैग्नीट्यूड हो जाएगा रूट अंडर A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। बिल्कुल। और इसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा, वही डायरेक्शन tan अल्फा। अब अल्फा कहाँ होगा, ये वाला पार्ट होगा अल्फा, जो तुमने छोटा वाला बना रखा है। देख लो AOC नाम रखा है, उसमें AOC नाम रखा है, ये वाला है अल्फा। अब यहाँ पे तुमको एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ट्रायंगल लॉ की तरह ही सेम इसका ये हो जाएगा B, यहाँ हो जाएगा थीटा, तो ये वाला थीटा हो जाएगा तो B cos थीटा और ये हो जाएगा B sin थीटा। और यहाँ से तुम सीधा सीधा, क्योंकि ये थीटा नहीं होगा, ये जो cos थीटा नहीं ये नहीं होगा, इसका स्मॉलर एंगल होगा। बिल्कुल इस चीज़ को समझ के रखिएगा। तो बेटा जी तो हो जाएगा ये B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। ठीक है, सिमिलरली अगर किसी को मन करे नहीं हम OBC से बनाना चाहते हैं इसको, तो ट्रायंगल OBC कंसिडर कर लेगा, वहाँ भी यही काम करेगा। बस आप पेपर में ये देख लीजिएगा, यहाँ से तो बिल्कुल आपको प्रूफ ट्रायंगल लॉ की तरह हो जाएगा। इसको इधर से थीटा जूम कर देना और इसको प्रूफ कर देना। बेटा जी बस आप ये देख देना ध्यान से, इस चीज़ को एकदम ध्यान से देख लेना कि क्वेश्चन कितने मार्क का है। अगर पैरेललोग्राम लॉ सिर्फ 3 मार्क का है तो आप इतना सारा लिखेंगे द टू वेक्टर्स विल ओरिजिनेट फ्रॉम सेम ओरिजिन, और उसको आप यहाँ पे बता देंगे टेकिंग वन ऑफ द ट्रायंगल, और सीधा बोलेंगे एज वी नो फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन दिस इज द फार्मूला। और अगर ये 5 मार्क में नॉर्मली स्कूल में आएगा, बाकी तो यूजेज आपको ट्रायंगल लॉ से ही सारा हो जाएगा। तो अगर ये 5 मार्क के लिए स्कूल में आया तो बेटा जी इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ट्रायंगल AOC कंसिडर करेंगे और फिर लिखेंगे यूजिंग ट्रायंगल लॉ और फिर ट्रायंगल लॉ वाला प्रूफ कर देंगे। ये बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद है, स्कूल वाले टीचर्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ध्यान से इसको देख लें स्कूल वाले बच्चे ध्यान से। और ट्रायंगल लॉ को तो एकदम ध्यान से समझें, क्योंकि उसके अलावा लॉ आपके लिए किसी काम का नहीं है। थर्ड एक पॉलीगॉन लॉ भी है, उसकी ज़रूरत बहुत नहीं है अभी, तो आप इससे ही काम चला सकते हैं ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ से ही। ठीक है, चलिए करते हैं अब हम इसके न्यूमेरिकल्स। ये क्वेश्चन है बेटा जी,
टू फोर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ये क्या बोला, दो फोर्स 5 न्यूटन और 3 न्यूटन है, ठीक है, मैंने एंगल देख लिया है वैसे, विथ एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर, विथ एन एंगल 60 डिग्री विथ ईच अदर, यानी यहाँ 60 बोल दिया है। यूज टू पुल 5 kg, मास दे दिया है, इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है, बाद में इसकी जरूरत आएगी, अभी नहीं है, जब हम फोर्स पढ़ेंगे तो मास का मजा आएगा। फाइंड द एंगल, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। तो बेटे जी हमें निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन। ये 5 न्यूटन है, अब इसका रिजल्टेंट फोर्स और डायरेक्शन, और रिजल्टेंट किधर से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा, बिल्कुल सही समझा, जोड़ देता हूं, O A B C, एकदम आसान है सवाल, इसलिए मैं ज़्यादा जोड़ भी नहीं कर रहा आपको। ये थीटा दे दिया है 60 डिग्री, और वो पूछ रहा है इसका डायरेक्शन, तो इसको मैं अल्फा बोल देता हूँ। मैं किसी ऊपर वाला एक ट्रायंगल ले लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व होगा। पहले मैं ये ऊपर वाले ट्रायंगल को ले लेता हूँ। तो बेटे जी ये क्वेश्चन हो गया, ये ओरिजिन से निकला है, आपके लिए मैंने ड्रॉ कर दिया। किसी एक ट्रायंगल को ले लो, OAB, टेकिंग, सोल्यूशन है ये आपके लिए, ठीक है, टेकिंग ट्रायंगल OAB, बिल्कुल आसान है, को OAB चाहो तो मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, OAB, ये हो गया OB, ये हो गया अल्फा, और यहीं पे निकला था तुम्हारा कुछ, और ये यहां पे बना दो इसको 60, ठीक है, ये है तुम्हारा थीटा, बिल्कुल ये यहीं से निकला था, इसको ओरिजिनेट करता था, और ये यहाँ पे भी यही ओरिजिनेशन था, यहाँ से एक दूसरा साइड निकला, तो ये थीटा था, तो ये नीचे था, ये एंगल बन गया इसका 60, बिल्कुल एकदम ध्यान से। O, ये था A, ये था B, बना दिया, ये तुम्हारा डायरेक्शन है। अब R इक्वल टू क्या लिखेगा, OA प्लस AB इन वेक्टर फॉर्म, और उसका आंसर क्या आ जाएगा, R का मैग्नीट्यूड का, आजा रूट अंडर, बोल बेटे जी, एक किसी को A ले ले, इसको मैं A ले लेता हूँ, यानी 5 न्यूटन को A ले लेता हूँ, और इसको मैं ले लेता हूँ 3 न्यूटन को मैं B ले लेता हूँ। A B उसी के बराबर था, हाँ A B उसी के बराबर है, 3 न्यूटन के बराबर। तो बेटे जो हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, बहुत आसान है, मुझे भी पता है, इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 cos 60। आंसर कर दे, 25 प्लस 9 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3, यानी 15, 30 सीधा कर देता हूँ, और cos 60 होता है कितना, 1/2, कर ले कट, तो हो गया ये 15, तो 25 9 25 5 40, 49 होगा ये, 25 और 15 40 और 49, और 49 हो जाएगा मेरा 7 न्यूटन। यानी बेटे जी ये डायरेक्शन, ये जो फोर्स जाएगा वो जाएगा 7 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अब इसका डायरेक्शन सोच लेते हैं अल्फा, उसके लिए भी tan अल्फा कर लेते हैं, ठीक है, tan अल्फा कर लेते हैं। tan अल्फा हम किसी को a मान लेता हूँ, इसको a मान लिया हुआ है, a क्या होता है, साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा। बहुत सही, कुछ नहीं बचा इसमें, मैं 5 इंटू साइन 60, साइन 60 टू 3/2, बहुत बढ़िया, 3 प्लस 5 इंटू कॉस 60, कॉस 60 1/2। इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ नीचे ज़्यादा हो गया है, तो हो गया ये 5 इंटू 2 यानी 5√3/2 अपॉन 5 इन 2.5, यानी ये 2.5 और 3 हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 5/2 कर दूं, या सीधा 3 प्लस 2.5 5.5 कर देता हूँ, 5.5। तो tan अल्फा इज इक्वल टू, थोड़ा मुश्किल है निकालना, तो बेटे जी ये आ जाएगा 5√3 अपॉन 5.5 हो जाएगा, इंटू 2 हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा tan अल्फा इज इक्वल टू 5 इंटू 1.732 यानी 8.5 अपॉन 11, और ये tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 11 6 11 7 77 और 11 8 88 यानी 0.77 और 8 बच गया तो 880, 0.77, और बेटे 0.77 1 से कम है, तो ये मैं श्योर हूं कि ये 45 1045 1 होता है, 45 से कम है बिना कैलकुलेटर। अल्फा तुम्हारा हो जाएगा tan इनवर्स 0.77, और जो कि 45 से कम है और 30 से ज़्यादा है, तो यानी 40 डिग्री के आसपास ये आंसर होगा, यानी एट एन एंगल ऑफ 40 डिग्री ये होगा इसका रिजल्टेंट। यानी द बॉडी विल गो, द बॉडी मास विल गो
with force of 7 Newton at an angle of 40 degree from origin या from origin towards 5 न्यूटन, towards 5 न्यूटन। ठीक है, बस हो गया। यानी हल्का टिल्टेड जाएगा 45, हल्का टिल्टेड जाएगा ये 40 डिग्री के आसपास, 30 तो आधा ही होगा, हल्का टिल्ट होगा, इधर से निकलता चला जाएगा 7 न्यूटन का पाथ लेता हुआ। ये समझ गया होगा, ये बिल्कुल कुछ भी नहीं था, ये 100% ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। थोड़ा सा उसमें हमने चॉकलेट कवर लगा दिया है और आपको वापस दिखा दिया है कि ये कुछ नया लॉ है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बेटा जी वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, लाइक करते रहिए, अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर जरूर करें, कमेंट्स करते रहिए और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं, मैं अपना पर्सनल नंबर भी आपको देता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।